हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों ने पहले ही बोला था कि एनसीईआरटी के साथ साथ हम अब आप लोगों को करंट की भी सीरीज़ स्टार्ट कराएंगे। जो आप लोगों का अगर एसआई का पेपर होगा या फिर कोई भी और एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट का ही रोल होता है, और ये हम लोगों ने पहले ही बताया था, इसलिए अब बीच में इस चीज़ की भी स्टार्टिंग कर रहे हैं। एनसीईआरटी भी बीच बीच में आती रहेगी, आप लोगों की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। अपने पेपर की तैयारी भी करते रहिएगा और पुराने प्रीवियस पेपर मत छोड़िएगा, उनको ज़रूर कीजिएगा और पूरी डिटेल के साथ भी कीजिएगा। अगर आप एनसीईआरटी घर पे पढ़ रहे हो तो पूरी एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जिससे आप लोग, और साथ में प्रीवियस पेपर क्वेश्चन साथ में रखिएगा। अगर आपके पास टेट के नहीं है तो फिर किसी और, अगर अदर स्टेट के भी टेट के, यूपी के हो, यूपी के भी एग्ज़ाम होने वाला है, अभी टेट दिसंबर में आने वाला है, उसकी भी तैयारी करनी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अभी सीडीपी भी स्टार्ट होने वाली है। एनसीईआरटी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। उसमें ये होता है कि यूपी टेट का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये नहीं पता होता कि कौन सी क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेते हैं, लेकिन आप लोगों का उसमें जो बेस दिया जाता है, जो सिलेबस दिया जाता है, वो एससीईआरटी दिया जाता है, 1 से लेकर 5 क्लास वाला एससीईआरटी। तो उसको ज़रूर कराएंगे हम, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों की क्या होगी, सीडीपी होगी, उसको भी कीजिएगा। और एनसीईआरटी है जो आप लोग, वो प्लेलिस्ट में से आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, सारी 6-7 की भी हैं, 8 की भी कराएंगे, बीच में करंट वाला भी करा देंगे, और साथ में लास्ट में आप लोगों को बता देंगे कि पेपर सीरीज़ आप लोगों को कौन सी भाषा किस तरीके से चुननी है, ताकि आप लोगों के मार्क्स ना कटें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सितंबर वाली। ये है परीक्षा मंथन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग इसमें से फैक्ट ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएंगे, इसलिए इससे पुराने वाली सीरीज़ भी करा देंगे, लेकिन अभी सितंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर अगस्त से जुलाई अगस्त, यानी कि हम उल्टा स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को। अभी हम इसमें सबसे पहले अपने राष्ट्रीय मुद्दे की बात करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, इकोनॉमिक्स के भी आते हैं, और स्पोर्ट्स से भी संबंधित आते हैं। कुछ आप लोगों के फैक्ट अलग से भी आते हैं, जिन लोगों की अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, कौन सी योजनाएं चली हैं अभी, कौन कौन सी योजनाओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला है, तो ये सारी, और स्टेट में कोविड-19 के तहत कौन कौन सी योजनाएं चली थी, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यहाँ से। इसमें क्या बात की गई है, सबसे पहले राष्ट्रीय की बात करते हैं हम। यहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर कुछ चीज़ें, यहाँ पे कुछ योजनाएं यहाँ पे घोषित की गई हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें योजनाएं क्या है, इन्होंने 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए क्या की थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ योजनाएँ हैं जो बनाई जाएंगी और जिन पर काम भी किया जाएगा सबसे ज़्यादा, और काम किया भी जा रहा है। इसमें सबसे पहली योजना कौन सी है, राष्ट्रीय डिजिटल मिशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने डिजिटलाइजेशन करना होगा, जो भी कार्य करना होगा वो डिजिटल रूप से करना होगा। इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि लोगों को जो कोविड-19 हो रहा है उसकी वजह से भी बचा जा सके। अभी जैसे क्या हो रहा है कि लोग पे उसे एटीएम मशीन से अगर पैसे निकालते हैं तो उसके लिए भी अब आपको सिर्फ फ़ोन का ही यूज़ करना है। तो इस तरह की बहुत सारी मशीनों का यूज़ किया जाए, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को डिजिटल करने का प्रयास किया जाएगा। अब दूसरा योजना क्या है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इसमें क्या जा रहा है, क्योंकि डॉल्फिन का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, डेंजरस स्थिति में पहुंच चुकी है ये, तो इसको क्या किया जा रहा है, इन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए किया जा रहा है। यह क्या है, यह एक परियोजना है, विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियाँ, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जिन इन लोगों का अवैध शिकार हो रहा है डॉल्फिन का, उनके आवास को पुनर्वास करने के लिए, ताकि उनकी चीज़ों को, उनको बढ़ावा दिया जा सके डॉल्फिन को। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट आए थे, तो ये इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो ये इन चीज़ों को पता होना चाहिए। पहला क्या है, राष्ट्रीय डिजिटल मिशन, उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, यानी कि अवैध रूप से जो शिकार हो रहा है उसको रोका जा सके, इनको बढ़ावा दिया जा सके। तीसरा क्या है हमारा, प्रोजेक्ट लॉयन।
अब इस पे प्रोजेक्ट लॉयन क्या है, यहाँ पे जो तीसरे वाला बात की जाएगी है प्रोजेक्ट लॉयन। इसमें क्या है कि इस प्रोजेक्ट में एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाएगा। आप लोगों को पता होगा बब्बर शेर के लिए सबसे ज़्यादा गुजरात का गिर प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है कि गिर उद्यान कहाँ पे है, तो ये पता होना चाहिए ये गिर उद्यान कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, चौथी योजना क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। यहाँ पे बोला गया है कि वन सन एक सूर्य, एक देश यानी कि एक संसार, और वन ग्रिड यानी कि एक ग्रिड होना चाहिए। अब इस चीज़ को जैसे कि अभी क्या किया गया था कि एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक नेशन एक उत्पाद किया गया था, ऐसे ही यहाँ पे क्या किया गया कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें क्या है कि यह सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट पर विचार पहली बार 2018 में किया गया था और यह क्या है में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आप लोगों को ये चारों के चारों याद हो जानी चाहिए कि अभी जो 15 अगस्त पे जो यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषित की गई योजनाएं हैं, इसमें सबसे पहले कौन सा है, राष्ट्रीय डिजिटल मिशन, दूसरी क्या है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और तीसरी क्या है प्रोजेक्ट लॉयन, और चौथी है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से कहाँ से सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है ये और किस तरीके से बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मिशन कर्मयोगी। इसमें क्या बोला गया है कि कर्मयोगी, अभी पूछ सकता है कि कर्मयोगी क्या है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कर्मयोगी क्या होता है। इसमें बात की गई है कि जो कर्मयोगी होता है उसमें क्या करना है कि सिविल सेवकों को उनके पदों की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्य को उनकी क्षमताओं के साथ उनको जोड़ना होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑफ साइट सीखने की पद्धति को बेहतर बनाने के लिए ऑन साइट सीखने की पद्धति पर बल देना। अभी ज़्यादातर सभी बहुत सारे कार्य ऐसे हो गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य लोग ऑनलाइन करने लगे हैं, तो ऑन साइट सीखने की पद्धति पर बल दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या है कि ऑफ साइट जो चीज़ें सिखाई जाती थी उसकी अपेक्षा आप लोगों को ऑनलाइन सिखाने की पद्धति पर बल दिया जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्या है, शिक्षण प्रणाली सामग्री होगी, संस्थानें होंगी कर्मी को सहित साझा प्रशिक्षण करने के लिए। ये ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें नए नए परिवेश होंगे, सर्जन होंगे, साझाकार करने के लिए अपने संसाधनों के सीधे तौर पर निर्वेश करने हेतु सभी केंद्रीय मंत्रालय विभागों के द्वारा इसका संगठन पर बल दिया जाएगा। इसमें आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है, मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा ये नियम आधारित से भूमिका आधारित पर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसमें सिविल सेवकों को उनके पद की आवश्यकता के अनुसार उनको आवंटित कार्य देने की बात की गई है। यहाँ पे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है कि जम्मू कश्मीर की बात की गई है कि जम्मू कश्मीर में हिंदी समेत अभी कितनी भाषाओं और राजभाषाओं को इसमें जोड़ा गया। तो इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, अभी 2020 में सितंबर 2020 की बात की जा रही है। यहाँ पे इसमें इन्होंने जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं और राजभाषाएँ जोड़ी गई है। सबसे पहले कौन सी है, हिंदी है, उसके बाद अंग्रेज़ी, उसके बाद उर्दू, उसके बाद कश्मीरी, और फिर लास्ट वाली कौन सी है, डोगरी। ये 5 भाषाएं पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जम्मू कश्मीर की राजभाषा नहीं है। उसमें संस्कृत दे सकता है, कोई और भाषा भी दे सकता है, तो ये पता होना चाहिए कि अभी। और ये भी पूछ सकता है कि ऑप्शंस देके कि जम्मू कश्मीर के इनमें से कौन कौन सी राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो इसमें कौन सी भाषाएँ दी जाइए, सबसे पहले हिंदी है, ये पता होना चाहिए, हिंदी है, उसके बाद अंग्रेज़ी है, इसमें सबसे पहले क्या है, उर्दू है, कश्मीरी है, डोगरी है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है। अगर आप लोगों को याद करनी है, सबसे पहले हिंदी करो, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी, उसके बाद उर्दू, फिर कश्मीरी और फिर डोगरी। ये 5 राजभाषाएं हैं जो जम्मू कश्मीर को दर्जा दिया गया। इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ सकता है तो धारा पूछ सकता है, धारा 47 के तहत भी दिया गया।
उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि सृजन क्या है। सृजन क्या होता है कि ये क्या किया गया कि यहाँ पे रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है सृजन। ये सृजन लॉन्च किया गया है, किसने किया गया ये भी पूछ सकता है। रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अब यहाँ पे ये चीज़ पूछ सकता है कि क्यों किया गया। सबसे ज़्यादा इसका सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट रोल है, वो क्या है कि अन्य देशों से आयात करने की बजाय हमें क्या करना है कि अपनी तकनीकियों का खुद ही निवारण करना और निर्माण करना होगा। अपनी तकनीकियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसने क्या बोला है कि हमें अन्य देशों से आयात ना करना पड़े, इस टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी है उसको खुद ही अपने देश में सर्जन करें। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस पोर्टल में शुभारंभ के दौरान गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एक ये है, और दूसरा क्या है कि गोवा के साथ कृत्रिम बुद्धि कम्युनिकेशनल क्षेत्र में गतिविधि और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए हस्ताक्षर किए। इसका सिर्फ एक ही सीधा मतलब ये बनता है कि अपनी बाहर से चीज़ों को मंगाने या आयात करने की अपेक्षा तकनीकों का अपने देश में ही सर्जन करना, निर्माण करना। ठीक है, आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी सारी नोटिफिकेशन सारे टाइम पे मिलता रहे, और शेयर भी कीजिएगा। उसके बाद क्या है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों का बीईओ का क्वेश्चन हो या फिर आरओ का भी पेपर हो, उसके बाद पीसीएस में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि केंद्र सरकार ने अभी कुछ 2020 में नतीजे घोषित हुए हैं यहाँ पे। और इसमें क्या हुआ है कि इंदौर को लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। कितनी बार? इंदौर को। इंदौर क्या हुआ कि लगातार चौथे साल में भी सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। दूसरे स्थान पे कौन है? सूरत है। और तीसरे स्थान पे है नवी मुंबई। इसको पता होना चाहिए क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है। बीईओ की तरह आप लोगों को पहले 4 सीरीज भी पूछ सकता है कि पहले 4 पे कौन है, पहले कौन है, पहले को छोड़कर कौन है। तो ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंदौर है, दूसरे पे सूरत है और तीसरे पे महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। उसके बाद अगर ये पूछ सकता है कि ये स्वच्छ शहर है, लेकिन उसके साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सबसे निचले पायदान पे कौन है। तो सबसे निचले पायदान पे कौन है? पटना। पटना कहाँ पे है? बिहार पे, जो गंगा नदी के किनारे हैं। ये सबसे गंदा शहर है। आप लोगों को इसके साथ साथ 2 चीज़ें और भी पढ़नी है। सबसे पहले क्या है कि 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वालों में सबसे गंदा शहर कौन है? वो भी बिहार का ही है। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में सबसे गंदा स्थान कौन है? ये भी बिहार का है, गया। तो ये पता होना चाहिए कि सबसे निचले पायदान पे, जैसे आप लोगों का झारखंड का झरिया बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, उसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे निचले पायदान पर गंदा शहर कौन सा है। तो ये पता होना चाहिए कि पटना है, बिहार का है, और 10 लाख से कम आबादी में भी बिहार का है, लेकिन गया क्षेत्र है, वो गया है। इसका पता होना चाहिए। और सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है। दूसरे स्थान पे सूरत है और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। इसके साथ एक और क्वेश्चन है अभी यहाँ पे कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया जा रहा है। अभी सोलर ट्री कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है। किसके तहत? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले CSIR और CMERI द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बन रहा है। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बन रहा है। इस ट्री की क्षमता कितनी है? 12,000 से लेकर 14,000 इकाई तक इसकी क्षमता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत डीपली भी पूछ सकता है कि उसकी क्षमता कितनी है। 12,000 से 14,000 है। उसके बाद पूछ सकता है कि कितने PV, यानी कि यहाँ पे कितने वोट बिजली बना सकता है। 330 वोट बिजली बनाने की इसकी क्षमता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। ये भी पूछ सकता है कि 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, यानी कि हमें इसको लगाने का उद्देश्य एक ही है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन करना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है।
कृषि के साथ इसको जोड़ा जाएगा और 12,000 से 14,000 तक इसकी कितनी इकाई है, इतनी इसकी उत्पादक क्षमता है और 330 वोट बिजली की इसकी बनाने की क्षमता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कहाँ बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ बन रहा है, भारत में बन रहा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा नीति की बात। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, जब ये एक बार से बहुत चर्चा में रहा था कि एनपीई क्या है, एनपीई क्या है, इसमें क्या चेंज किया गया इन लोगों ने, तो ये पता होना चाहिए। राष्ट्रीय नीति जो बना है, इससे क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ सकते हैं। अगर आप एजुकेशन के कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये कंफर्म आप लोग से पूछेगा कि नई नीति जो बनी है उससे पहले वाली कौन सी नीति कब बनी थी, अब तक ये कौन सी नीति है, किसकी सहमति से, यानी कि यहाँ पे किसके द्वारा ये दिया गया था कि ये नीति अपनाई जानी चाहिए। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। किसका नाम चेंज कर दिया, एमएचआरडी का नाम चेंज कर दिया, उसका नाम क्या रखा गया, पहले कौन सी पत्ती थी, 10+2 थी, अब कौन सी पत्ती हो गई है, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं और स्पेशली एजुकेशन वाले में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम इससे बात करते हैं कि एनपीई क्या है। ये क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये 2020 की बनाई गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसकी मंजूरी दे दी गई है 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय नीति 1986। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1986 के बाद अभी कौन है, 2020 की है ये। इसका उद्देश्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्यों चेंज की गई। इसका उद्देश्य है कि शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों को विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया गया। सीटेट में भी पूछ सकता है आप लोगों से, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को। 2017 में इसरो के जो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ ये हुआ था अभी किसकी अध्यक्षता में, इसरो के ये प्रमुख थे डॉक्टर कस्तूरी नंदन रंगन, इनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। 1986, इससे पहले 1968 और 86 और इसके बाद 2020। ये पता होना चाहिए कि ये 3 पॉलिसी थी एजुकेशन से संबंधित, और अभी जो आई है 34 साल के बाद वो 2020 की आई है। इससे पहले अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि 10+2 है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे 5+3+3+4। इसके बाद क्या हो जाएगा, जो एजुकेशनल वाला प्रोग्राम होगा, एमफिल इसमें से हटा दिया गया है, लेकिन एजुकेशन प्रोग्राम होगा वो 2 साल के भी होगा और साथ में 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके साथ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पर रोल दिया जाएगा बुनियादी साक्षरता पर। उसके बाद सारी भाषाओं का संरक्षण किया जाएगा, भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा और उसका संरक्षण भी किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें चेंज किया गया। इसमें क्या है कि भाषाई विविधता को बढ़ावा देना, यानी कि अलग अलग भाषाओं को इसमें बढ़ावा देने के लिए बात की गई, बुनियादी साक्षरता के लिए बात की गई है। और किसकी अध्यक्षता में की गई है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कस्तूरी नंदन की 2020 में था, 1968, 1986 और 2020 यानी कि 2020, ये 3 यहाँ पे बनाई गई है एनपी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी हम करंट की पढ़ रहे हैं, उसके बाद सारा सीटेट भी पढ़ेंगे, सीडीपी भी पढ़ेंगे, यूपी का भी कराएंगे आप लोगों को साथ में, तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।